चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जो है वो सेकेंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन है May 21 का। इसमें जो है हम जैसे प्रीवियस वीडियो में हम देख रखे हैं कि जो है हमने जो 3 कंडीशन जो एसोसिएट इंटरप्राइजेज़ का 3 कंडीशंस जो थे वो हमने कर चुके हैं। टोटल 13 कंडीशन में से 3 कंडीशन कर चुके हैं। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी जो है एक कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, उसे भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। जैसे सपोज़ करिए इंडिया में जो है एक एम लिमिटेड है, यूएस में जो है वो, यूके में जो है वो केएस लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। एम लिमिटेड जो है ना वो होली डिपेंड है पेटेंट पे, जो कि पेटेंट ऑफ केएस लिमिटेड यूके का है, ठीक है। यानी केएस लिमिटेड जो यूके का है उसके पेटेंट पे एम लिमिटेड जो है होली डिपेंडेंट है, ठीक। अब वो कह रहा है कि एम लिमिटेड अब पेटेंट है, क्या कंडीशंस होता है वो हम अभी देख लेंगे। जैसे एम लिमिटेड क्या कर रहा है, एम लिमिटेड जो है यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है 30,000 किट्स का। और एक किट्स का जो है वो किट्स क्या है, क्रिकेट किट्स मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, कोई आइटम मान लीजिए, 30,000 यूनिट जो है या 30,000 किट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है केएस लिमिटेड को एट द रेट ऑफ 5,000 पर यूनिट। 1 यूनिट का प्राइस जो है एम लिमिटेड जो है वो 5,000 रुपीज़ मान रहा है। अब क्या हुआ, इसने 5,000 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट 5,000 रुपीज़ के हिसाब से जो है 30,000 किट्स ट्रांसफ़र कर दिया केएस यूके कंपनी को, ठीक है। अब क्या हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि आप जो 30,000 किट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो एट द रेट ऑफ 5,000, वो हम जो है आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से 6,000 पर यूनिट मानेंगे। यानी आपने जो है 1,000 रुपीज़ जो है वो कम ले रखा है, यानी 1,000 कम ले रखा है, यानी सेल्स जो है आपका 1,000 पर यूनिट से जो कम दिख रहा है, तो आपका प्रॉफिट भी कम हुआ होगा और उस पे जो है टैक्स कम गया होगा। इसलिए जो है असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, उसको आर्म लेंथ प्राइस निकाला। जो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के बहुत सारे मेथड है जो हम आगे देखेंगे। अब वो जो आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर ने निकाला ना, तो एम लिमिटेड जो इंडिया का एम लिमिटेड था वो उसने भी जो है उस प्राइस को जो है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इतना क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि बताइए जो एम लिमिटेड है और के एस लिमिटेड है यूके का, वो आपस में जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज है क्या। तो हम देख लेंगे ऐसा कोई अगर कंडीशंस होगा एसोसिएट इंटरप्राइजेस के रिलेटेड तो उसका भी आंसर जो है हम कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि लाइबिलिटी क्या होगा केएस लिमिटेड का जो कि यूके में है इन रेस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। मतलब जो असेसिंग ऑफिसर ने 5,000 से प्राइस बढ़ाकर 6,000 रुपीज़ कर दिया है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो है वो केएस यूके का या फिर एम इंडिया का जो है एम लिमिटेड, एम इंडिया का जो है वो एम लिमिटेड, उसका क्या जो है वो लाइबिलिटी होगा। तो ऐसा कुछ अगर लिखा है ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर में किसी सेक्शन में तो वो हमें जो है वो बता दीजिए, तो वो भी हम देख लेंगे। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि एम के जो इंडिया का है उसका जब इनकम इंक्रीज हो रहा है ना 1,000 पर यूनिट के हिसाब से, यानी 30,000 रुपये, 30,000 इंटू 1,000 पर यूनिट रुपये के हिसाब से जो इंक्रीज हो रहा है ना, लगभग 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास शायद इंक्रीज हो रहा है। तो ये बताइए अब उस इंक्रीज्ड इनकम पे, क्योंकि पहले तो उतना इनकम उसने बुक कर नहीं रखा था एम लिमिटेड ने, अब जो है उतना इनकम 3 करोड़ रुपीज़ से इनकम जो है बढ़ेगा, तो ये बताइए उसके अगेंस्ट जो है वो हमें 10AA का जो है वो डिडक्शन एडजस्टमेंट करने को मिलेगा कि नहीं, ठीक है। जब अब 10AA क्या है वो भी हम देख लेंगे। फिर जो है वो लाइबिलिटी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में जो है हम क्या होगा सोल्यूशंस वो भी देख लेंगे। तो देखिए जैसे हम सबसे पहले आते हैं सेकेंड पार्ट में कि लाइबिलिटी क्या होगा, या चलिए हम आपको पहले एसोसिएट इंटरप्राइजेज़ का वो कंडीशंस बता देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो है एम लिमिटेड है, कोई भी कंपनी यहाँ पे एम लिमिटेड है तो मैं भी एम लिमिटेड मान लेता हूँ। एक जो है वो केएस लिमिटेड है जो कि यूके का है, ओके। सपोज डैट एम लिमिटेड जो है ना वो होली डिपेंड है, होली जो है वो डिपेंड है किस पे, नो हाउ पे, ठीक, या फिर पेटेंट पे, नो हाउ पेटेंट ऑफ केएस, ठीक है। नो हाउ पेटेंट जो है वो केएस लिमिटेड का है, एम लिमिटेड इसके नो हाउ और पेटेंट पे फुली डिपेंड है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो है ना ये दोनों जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन जाते हैं, ठीक। अगर कोई भी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के नो हाउ और पेटेंट पे डिपेंड है तो इन दोनों का जो है आपस में रिलेशन एसोसिएट इंटरप्राइजेज का जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज का रिलेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम मान लेंगे कि ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो पूछ रहा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एसोसिएट इंटरप्राइजेज है कि नहीं है। तो जो भी हमने कंडीशन देखा फोर्थ कंडीशन, तो ये एमकेम लिमिटेड जो है ना वो यूज़ करता है पेटेंट और डिज़ाइन ऑफ केएस यूके लिमिटेड का, मतलब पेटेंट डिज़ाइन जो है वो केएस यूके लिमिटेड का है जो कि एमके लिमिटेड उस पर फुली डिपेंड है। तो ये क्राइटेरिया मीट करता है, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि दोनों जो एम लिमिटेड और केएस लिमिटेड आपस में जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं लाइबिलिटी ऑफ केएस
यूके लिमिटेड या फिर लाइबिलिटी ऑफ एम लिमिटेड जो इंडिया का है क्या होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। तो इसको जानने से पहले ना हमें एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, जो कि एक कॉन्सेप्ट है 92 सेक्शन में, 92 सी में, ठीक है। सेक्शन 92 सी करके एक सेक्शन है जिसमें एक कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अब उस सेकेंड पार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट हम कब करते हैं। सबसे पहले एक होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी करते हैं जब प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ हो। तो अब हमें ये देखना होगा कि प्राइमरी एडजस्टमेंट कब होता है। और प्राइमरी एडजस्टमेंट कुछ जो है वो फॉलोइंग कंडीशन की वजह से हुए हो तो ही हम जो है सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सपोज डेट एक आई लिमिटेड जो है वो इंडिया का है, एक यूके लिमिटेड है जो कि यूके का है, ठीक। आई लिमिटेड ने क्या किया, इसे 1000 आइटम जो है वो ट्रांसफ़र किया एट रेट ऑफ 3000, ठीक। जबकि आई लिमिटेड जो है सेम आइटम को, सेम यूनिट जो 1000 यूनिट जो है ना, 1000 यूनिट ट्रांसफ़र करता है आउटसाइडर को, ये इसका एसोसिएट इंटरप्राइजेस था। इसने 3000 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से ट्रांसफ़र किया। 1000 यूनिट इसने बाहर वाले को भी, किसी आउटसाइडर को जो वो ट्रांसफ़र किया, जो कि इसका एसोसिएट इंटरप्राइजेस नहीं था, लेकिन उसको प्राइस चार्ज किया 6000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है इसने कितना किया, हम 10,000 यूनिट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसने जो है वो 3 करोड़ रुपीज़ का जो है वो ट्रांसफ़र किया अपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस को, ओके। 3 करोड़ का जो है इसने ट्रांसफ़र किया अपने यूके लिमिटेड को। और 10,000 यूनिट जो है वो 6,000 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 6 करोड़, हम इसे शॉर्ट में कर देते हैं, 3 करोड़ और 6 करोड़ रुपीज़ जो है इसीलिए इससे चार्ज किया आउटसाइडर से। यानी देखा जाए तो इससे सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़ चार्ज कर रहा है और इससे जो है 6 करोड़ रुपीज़, यानी जिससे कोई रिलेशन नहीं है, जहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, जहाँ पे कोई हेरा फेरी नहीं हो सकता, उस वहाँ पे उसने 6 करोड़ रुपीज़ का जो है अमाउंट चार्ज किया। और सेम आइटम के लिए, सेम यूनिट के लिए जो है अपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस से, जो कि यूके लिमिटेड है, उससे 3 करोड़ रुपीज़ जो है उसने चार्ज किया। यानी डिफरेंस देखें तो 3 करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस है। यानी आर्म लेंथ प्राइस अगर हमें निकालना हो तो देखिए आर्म लेंथ प्राइस हमें यहाँ पे 6 करोड़ मानना चाहिए, क्योंकि आउटसाइडर को ट्रांसफ़र कर रहा है, इस प्राइस में कोई बायसनेस नहीं है। और ये तो क्योंकि इसका जो है बिकॉज ऑफ एसोसिएट इंटरप्राइजेस द प्राइस चार्ज इज लोअर देन द एक्चुअल आर्म लेंथ प्राइस, that is the 3000 rupees per unit, okay. And this difference is 3 crore rupees. If this difference is greater than 1 crore rupees, then we need to adjust the secondary adjustment. अगर ये जो है डिफरेंस जैसे 3 करोड़ रुपीज़ आ रहा है, अगर ये डिफरेंस 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, जो कि इस क्वेश्चन में है 3 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमें वहाँ पे जो है वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट का नीड होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये जो है हमारा प्राइमरी एडजस्टमेंट था। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होगा, यहाँ पे जो है 3 करोड़ रुपीज़ हम इसका सेल्स बढ़ाएंगे, ये हमारा प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ। तो जब भी हमारा प्राइमरी एडजस्टमेंट यानी 3 करोड़ रुपीज़ जो है 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो, तो हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जो है ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट, और सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी करते हैं ना जब 3-4 कंडीशन दे रखा हो। इन वजह से जो है अगर होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट, तो ही हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हैं। यानी जो प्राइमरी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे 3 करोड़ रुपए से उसका प्राइस बढ़ाने की बात की है, वो सिर्फ इन वजह से होगा, तो ही हम जो है वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे जाएंगे। तो वो कंडीशन कौन सा है, फर्स्ट कंडीशन तो है वो, अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका प्राइस कंप्यूट किया है, आर्म लेंथ प्राइस जो है असेसिंग ऑफिसर ने निकाला हो, तो या फिर आपने खुद अपने मोशन पे, ऑन मोशन पे जो है वो प्राइस निकाला है, मतलब सेल्फ आपने डिक्लेयर कर दिया कि जो है हमारा प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस जो है इतना होना चाहिए। या फिर एक कंडीशंस आता है सेफ हार्बर रूल करके, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एक कंडीशंस है जिसे हम मैप के नाम से जानते हैं, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। अब मैप क्या होता है ये हम सेपरेट वीडियो में जो है वो कंसिडर कर लेंगे इस बात को। फिर फिफ्थ कंडीशंस है एपीए, जिसे आप एपीए यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बोल सकते हैं। अब इन कंडीशन की वजह से अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ हो, तो ही हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि आर्म लेंथ प्राइस जो है ना, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो है वो आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, और हमारे कंडीशंस में भी है कि अगर असेसिंग ऑफिसर यानी एओ ने जो है आर्म लेंथ प्राइस निकाल रखा है, और इस वजह से जो है ये प्राइमरी एडजस्टमेंट का डिफरेंस 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा आ रहा है, तो हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन में तो एओ ने ही निकाल रखा है, एओ ने जो है वो आर्म लेंथ प्राइस निकाल रखा है। यानी अगर यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट की वैल्यू जो है 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा आ रही है, तो हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना चाहिए, ठीक।
तो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30,000 यानी 1,000 का डिफरेंस है हर यूनिट के लिए, यानी डिफरेंस अगर देखें 1,000 का डिफरेंस है हर यूनिट के लिए, तो इसमें जो है वो 30,000 यूनिट पे जो है 3 करोड़ रुपीज़, 30,000 पे 3 करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस बनता है। यानी जो कि डिफरेंस जैसे देखिए अगर हम देखें 6,000 पे होना चाहिए था, जो कि 3,000 उसने चार्ज किया, यानी 3,000 सॉरी 5,000 6,000 चार्ज करना चाहिए था, जो कि 5,000 चार्ज किया है। यानी 1,000 का जो है वो डिफरेंस है 30,000 यूनिट पे, 30,000 जो किड्स है उस पे। तो ये जो है 3 करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस है। अब 3 करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस है जो कि 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे अब 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है और यहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि यहाँ पे एओ ने जो है वो प्राइस निकाल रखा है, जैसे कि हमने अभी कंडीशंस देखा था, एओ ने प्राइस निकाल रखा हो और डिफरेंस जो है 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो, तो दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे जो है एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाला है और जो अमाउंट है प्राइमरी एडजस्टमेंट का, यानी जो डिफरेंस है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, जो कि इस क्वेश्चन में 3 करोड़ रुपीज़ है। तो इस केस में हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट करेंगे। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट में क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इसका सेक्शन जो है हम पहले ही बता चुके हैं, 92 सी जो है 92 सी जो है इसका सेक्शन है सेकेंडरी एडजस्टमेंट का। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जो निकाला यहाँ पे जो हमने निकाला है 3 करोड़ रुपये डिफरेंस है, तो क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, 300 करोड़ रुपीज़ से जो है वो आई लिमिटेड का इनकम बढ़ा देगा, क्योंकि उसने कम चार्ज रखा था। तो सपोज डैट हम मान के चलते हैं आई लिमिटेड का जो भी इनकम रहा हो उस प्रीवियस ईयर में, हमें नहीं पता कितना इनकम है, जो भी इनकम मान लीजिए आप अपने हिसाब से, उसमें जो है हम 3 करोड़ रुपीज़ जो है वो ऐड कर देंगे। तो 3 करोड़ से जो है वो टोटल इनकम बढ़ जाएगा, जिसपे हम टैक्स लगाएंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने इनकम तो बढ़ा दिया 300 करोड़ रुपये से आई लिमिटेड का, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 3 करोड़ रुपये से आई लिमिटेड का इनकम बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये 3 करोड़ रुपये जो है वो इंडिया में आया ही नहीं, 3 करोड़ रुपीज़ इंडिया में आया ही नहीं। अब वैसे ही हमें जो है वो किल्लत मची हुई है फॉरेक्स की, तो क्या होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज आया ही नहीं इंडिया में। तो अरुण जेटली जी ने बोला था कि चलिए हम आपका इनकम तो है जो बढ़ा देंगे, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, हमें टैक्स चाहिए टैक्स मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या करें, जो फॉरेन करेंसी हमें इंडिया में आना चाहिए था वो 3 करोड़ आया नहीं, तो उसको जो है आपको इंडिया में लाना होगा विदिन 90 डेज़, विदिन 90 डेज़। तो अब 90 डेज़ कहाँ से देखेंगे, 90 डेज़ कहाँ से देखेंगे, तो मान लीजिए 90 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कुछ केस में 90 डेज़, इन पाँचों केस में जो है वो अलग अलग है। तो देख लेते हैं, अगर एसएससी ने प्राइस निकाला हो ना, तो वहाँ से 90 डेज़ हम कहाँ से लेंगे, तो 90 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो कि 30 नवंबर इस केस में होगा, तो 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर से जो है हम 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है लाना होगा। ठीक, 30 नवंबर से 90 डेज़ के अंदर अंदर उस पैसे को जो है लाना होगा। अगर आप नहीं लाते तो क्या हुआ, सपोज डैट अब यूके लिमिटेड और आई लिमिटेड अगर एग्री हो गए, अगर यूके लिमिटेड एग्री हो गया, ठीक है, हम 3 करोड़ रुपये जो है आपको दे देंगे, तो कोई बात नहीं है, इंडिया में आप 3 करोड़ रुपीज़ लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं ला पाए 3 करोड़ रुपीज़, तो इंडिया में मान लिया जाएगा कि आपने यूके लिमिटेड को जो है वो 3 करोड़ रुपीज़ इंटरेस्ट लोन दिया है, और उस लोन पे जो है हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम, इसी के साथ इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। तो जब भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उसमें 2 केस बनता है। अगर मान लीजिए वो जो है अमाउंट जो है अगर इंडियन रुपीज़ में है, ठीक है, जैसे हमें रुपीज़ 3 करोड़ रुपीज़ लाना था, ठीक, अगर ये इंडियन में भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो अमाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी में है। तो अगर इंडियन रुपीज़ में है तो हम क्या करेंगे, एसबीआई का जो है वो एसबीआई का लेंडिंग रेट लेंगे, लेंडिंग रेट ऑन 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम ये इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जिस प्रीवियस ईयर के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग हम लगा रहे हैं, उसी प्रीवियस ईयर का जो है वो 1 अप्रैल का डेट पकड़ेंगे, और उस डेट का जो एसबीआई का लेंडिंग रेट है उस पे हम प्लस 3.25% और ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल मानिए, अगर 10% 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर एसबीआई का लेंडिंग रेट चल रहा है, ये आपको एसबीआई का लेंडिंग रेट आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, जिस भी डेट का चाहिए। तो हमें 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर का चाहिए रेट, तो उस रेट को हम पकड़ेंगे, उसमें प्लस कर देंगे 3.25%, यानी टोटल हो जाएगा हमारा 13.25% जो है हमें इंटरेस्ट इतने परसेंट से चार्ज करने होंगे। अब वो रेट इंटरेस्ट कहाँ से चार्ज होगा, जैसे हमने माना था असेसिंग ऑफिसर जो है
जब असेसिंग ऑफिसर का केस है तो हमने बोला था कि 30 जो भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का, तो 30 नवंबर से 90 डेज़ के अंदर अंदर लाना था। तो मान लीजिए 90 डेज़ के बाद जो भी डेट आएगा, क्या हम यहाँ से इंटरेस्ट चार्ज करें, यहाँ से इंटरेस्ट चार्ज करें? नहीं, इंटरेस्ट आपको जो है जो भी ड्यू डेट था यहीं से चार्ज होगा। इंटरेस्ट आपको यानी 90 डेज़ को छोड़ने के बाद नहीं चार्ज करना है, इंटरेस्ट आपको यहीं से चार्ज करना है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर वो करेंसी जो हमें फॉरेन करेंसी में लाना था, तो हम लाइबोर ले लेंगे। लाइबोर जिसे हम बोलते हैं लंदन इंटर बैंकिंग ऑफर रेट, जिसे हम बोलते हैं लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, वो जो है 6 महीने का लेंगे, यानी लाइबोर 6 मंथ का लेंगे। ठीक, ऑन 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है, जब भी रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होगा, कौन सा, यानी 30 नवंबर होगा ना असेसमेंट ईयर का, तो वो उस डेट का जो हम लाइबोर लेंगे 6 महीने का लाइबोर, और उसमें हम 3% ऐड कर देंगे। सपोज डेट 7% हमारा लाइबोर था, उसमें 3% ऐड कर देंगे, हमें 10% का रेट मिल जाएगा। इस रेट से जो है हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये था हमारा पूरा सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट समझना इसलिए ज़रूरी था। अगर आप जो है वो पैसा ला देते हो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लाते हो तो हम मान लेंगे लोन दिए हो, और हर साल जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे, और उतना इंटरेस्ट जो है आपके इनकम में ऐड करते रहेंगे, आपका इनकम बढ़ाते रहेंगे। आपको इंटरेस्ट आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं है। हमने एज्यूम कर लिया आपने जो एसोसिएट इंटरप्राइजेस को जो है वो लोन दे रखा है, और उस लोन पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। या तो आप फॉरेन करेंसी को लाइए विद इन 90 डेज फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, जो कि अलग अलग केस में अलग अलग डेट है। जैसे मान लीजिए हमने जितने भी यहाँ पे केस देखे थे ना, अभी आप बस इसका याद रखिए, जो असेसिंग ऑफिसर ने इसमें जो है असेसिंग ऑफिसर ने आर्म लेंथ प्राइस चार्ज किया, तो उस केस में जो है रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर लाना होता है। रिटर्न फाइलिंग का डेट 30 नवंबर हम मान रहे हैं इसमें। ठीक है, इस केस में 30 नवंबर होगा, वहाँ से 90 डेज के अंदर आप ला दिए तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और नहीं लाए तो उसे लोन मान के इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और हर साल उतना इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे आपके इनकम मानेंगे, आपके इनकम में ऐड करते जाएंगे। इनकम बढ़ेगा, आपका टैक्स बढ़ेगा। इस तरीके से प्रोसीजर जो है वो चलता जाएगा। तो ये सारा सेकेंडरी एडजस्टमेंट, प्राइमरी एडजस्टमेंट, कब सेकेंडरी एडजस्टमेंट लगाते हैं कब नहीं लगाते, ये सारा केस जो है हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में पहला पार्ट हमने कर रखा था कि एसोसिएट इंटरप्राइजेस है कि नहीं है, तो हमने देखा था कि अगर कोई भी एंटिटी जो है वो होली डिपेंड हो किसी भी पेटेंट नो हाउ पे किसी अनदर एंटिटी के, तो उसे हम एसोसिएट इंटरप्राइजेस मान लेंगे। तो इस कंडीशन में जो है ये एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें बोला था कि लाइबिलिटी क्या है, KSU के लिमिटेड का, या फिर लाइबिलिटी मान लीजिए एम के लिमिटेड का। तो इस लाइबिलिटी में आप यही आंसर लिखेंगे सेकेंडरी एडजस्टमेंट का, कि 90 डे के अंदर अंदर जो है उस पैसे को लाना होगा, नहीं तो जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हम बता चुके हैं आपको, जो भी था सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो इसमें वही चीज़ इस आंसर में जाएगा। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। MK इंडिया बोल रहा है कि जो है वो इंक्रीज कर दिया आपने हमारा 3 करोड़, जैसे इस क्वेश्चन में 3 करोड़ रुपीज़ से आपने हमारा जो है इनकम इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए MK लिमिटेड जो है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी जिसको डिडक्शन भी मिलता था अंडर सेक्शन 10AA में। अब 10AA क्या है हम अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इंक्रीज इनकम कर दिया तो बोल रहा है बताइए हमें इसके अगेंस्ट जो 10AA का डिडक्शन है वो एडजस्टमेंट करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम 10AA की अगर बात करें, मैं आपको बताता हूँ 10AA में। अब इस पार्ट का आंसर देने के लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा ना कि 10AA बोलता क्या है। देखिए 10AA क्या है, 10AA में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें ये इस कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, सबसे पहले ये आयरलैंड जो कंट्री है ना, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला था। इसमें क्या किया था वहाँ के गवर्नमेंट ने, जो कि अब धीरे धीरे सारे कंट्रियों ने अपना दिया है इस कॉन्सेप्ट को। एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे जो है हम जो भी एंटिटी हैं, जो भी कंपनियां हैं वहाँ पे सेटअप होती हैं, वहाँ से जो है जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं जितने भी एंटिटी, तो उसके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं हमने। अब तो लगभग कई सारे स्टेट में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जिसे SEZ के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ जितनी भी यूनिट हैं वहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं वो बाहर फॉरेन में। ठीक है, तो उस पे क्या होता है ना, हमें 10A अंडर सेक्शन 10A में डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन किस चीज़ का, जैसे मान लीजिए इसने बनाया वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर किया आइटम उसको सेल किया, उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे कुछ इंडिया में भेजा, कुछ एक्सपोर्ट किया, तो जितना भी एक्सपोर्ट पे सेल है ना, एक्सपोर्ट जितना किया उस पर जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट को जो है हम इनकम नहीं मानते थे, उस प्रॉफिट को हम एग्जेम्प्ट कर देते थे टैक्स से। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट में कंडीशंस हुए। पहले बोला ना, अगर यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे सेटअप हुआ है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है उसे 100% का जो है हम डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 10AA।
ओके, 100% डिडक्शन किस चीज़ का? जो भी एक्सपोर्ट पे प्रॉफिट है। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए उस एंटिटी ने सिर्फ बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया होगा, हो सकता है कि उसने जो है वो इंडिया में डोमेस्टिक कंट्री में भी अपना ट्रांसफ़र किया हो, सप्लाई किया हो। तो उस केस में कैसे निकालेंगे? तो उस एंटिटी का टोटल प्रॉफिट ले लेते थे। टोटल प्रॉफिट जितना हुआ है ना, उसमें से हमने कितना एक्सपोर्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर हम कर लेते थे, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिल जाता था। प्रोपोर्शनेट कितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ उसका जो है 100% जो है उसे एग्जेम्प्ट कर देते थे, 10A में जो है वो डिडक्शन दे देते थे। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में आपको जो है वो 50% का डिडक्शन देते थे। एक्सपोर्ट प्रॉफिट जितना हुआ उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाता था। फिर उसके अगले 5 ईयर्स में आपको डिडक्शन नहीं मिलता था परसेंटेज फॉर्म में। आपको डिडक्शन तब मिलता था जब आप री इन्वेस्टमेंट जो है वो रिजर्व में पैसा जितना ट्रांसफ़र करेंगे उसका जो है डिडक्शन मिल जाता था। री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करने का क्या पर्पज़ रहता था? यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 साल हो गए इस यूनिट को सेटअप हुए, तो यहाँ पे इसके कुछ मशीनरी जो है वो पुराने हो गए होंगे, कुछ नए मशीनरी की ज़रूरत होगा, कुछ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम मानते थे कि री इन्वेस्टमेंट रिजर्व यानी इसमें पैसा ट्रांसफ़र करते थे इसी पर्पज़ के लिए, ताकि उसे री इन्वेस्ट किया जाए नए मशीनरी खरीदने में, रिप्लेसमेंट करने में या अदर पर्पज़ के लिए। तो इसमें जो भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस रिजर्व में उसका डिडक्शन मिल जाता था। लेकिन उस डिडक्शन का भी जो है वो एक लिमिट था। वो लिमिट था अप टू द 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट अगर हम निकालें तो आया 100, लेकिन आपने जो रिजर्व में डाला था 80, तो आपको 80 तक का जो है वो मिल जाएगा डिडक्शन। सपोज दैट आपने 120 डाला था और एक्सपोर्ट प्रॉफिट 50% आया 100, 120 आपने रिजर्व में डाला था तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100। मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं जो दोनों में लोअर है उतने का जो आपको 10A में डिडक्शन मिल जाता था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था 10A का। 10A हमें इसलिए बताना पड़ा और ये समझना ज़रूरी था ताकि इसमें आपको समझ आए 10A में जो है वो क्या होता है। अब एक चीज़ और देखिए 10A में अगर आप सोचें कि आज हम इसका बेनिफिट ले लें 10A का, तो ये कभी नहीं मिलेगा। ये जो है 1/4/20 तक ही इसका बेनिफिट था। मतलब जो कंपनियाँ 1 अप्रैल 2020 से पहले अपनी यूनिट सेटअप कर चुकी हैं SEZ में, वही 10A का जो है वो बेनिफिट ले सकती है। अभी आप सेटअप करके इस 10A का बेनिफिट लेना चाहें आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसमें 10A समझना ज़रूरी था इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब दूसरी बात, हमें अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग सपोज डैट यहाँ पे आई लिमिटेड का जो भी इनकम बढ़ा था ना 3 करोड़ रुपीज़ से, आर्म लेंथ प्राइस को कंसिडर करते हुए हमने आई लिमिटेड का जो यहाँ पे एम लिमिटेड था उसका इनकम हमने 3 करोड़ रुपीज़ से बढ़ा दिया था। अब बोल रहा है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट है ना ये, क्योंकि जो है आई लिमिटेड ने ट्रांसफ़र किया था केएस यूके लिमिटेड को, तो इसने एक्सपोर्ट ही किया ना। ये फॉरेन की कंपनियां हैं और ये SEZ में मान लेते हैं है। तो बोल रहा है कि क्योंकि वो हमारा आपने 3 करोड़ रुपये से जो इनकम बढ़ाया है, तो वो एक तरीके से 3 करोड़ रुपये जो है हमारा एक्सपोर्ट का है, तो उसके अगेंस्ट जो है हमें 10AA का डिडक्शन दीजिए। तो इस अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग में इस रेलिवेंट सेक्शन में क्या बोला कि जब भी असेसिंग ऑफिसर जब भी आपका आर्म लेंथ प्राइस बढ़ाएगा ना, तो उसके अगेंस्ट, अब जैसा कि इस क्वेश्चन में असेसिंग ऑफिसर ने ही आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करके बढ़ाया है, तो जब भी असेसिंग ऑफिसर आर्म लेंथ प्राइस आपका बढ़ाएगा तो उसके अगेंस्ट जो है चैप्टर 6A यानी 80C से 80U तक का डिडक्शन और 10AA का डिडक्शन आपको नहीं देंगे, जबकि असेसिंग ऑफिसर ने आपका आर्म लेंथ प्राइस निकाल के बढ़ाया है। आपने क्यों पहले ही नहीं आर्म लेंथ प्राइस सही निकाला था? तो डिपार्टमेंट बोलता है कि जब असेसिंग ऑफिसर आपका आर्म लेंथ प्राइस बढ़ाएगा तो 80C से 80U और 10AA का बेनिफिट उसके अगेंस्ट हम नहीं देंगे। तो क्वेश्चन यही था लास्ट पार्ट, क्या इंक्रीज इनकम के अगेंस्ट 10A को का इनकम जो है वो एडजस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा 10A का इनकम एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे और उससे रिलेवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे देखेंगे। इसमें हमें टोटल जो है इतने सेक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें हमने 92 ट्रांजेक्शन पढ़ चुके हैं, जो इनकम एक्सपेंडिचर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट था। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अभी बता देता हूँ। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होने के लिए, ट्रांजेक्शन तो आप समझ ही गए हैं, इनकम एक्सपेंडिचर और एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो बिटवीन द 2 एसोसिएट इंटरप्राइजेस और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक जो भी था ट्रांजेक्शन था उस केस में। तो अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होने के लिए ना एटलीस्ट जो है एक बंदा जो है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। जैसे रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच में अगर हो रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में हो रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में हो रहा है तो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। अब बोलेंगे नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कैसे हुआ? तो इस कंडीशंस में अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट का इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है
तो हम उसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स मान लेते हैं। तो कम से कम एक तो नॉन रेसिडेंट होना ही पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होने के लिए। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स भी हमने देख रखा है। एसोसिएट इंटरप्राइजेस की हमने टोटल 13 कंडीशंस हैं, जिसमें से 4 कंडीशंस हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक, बाकी रेस्ट जो भी कंडीशंस है वो देख लेंगे। फिर हमको कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस पढ़ना है, जो कि 92C में दिया हुआ है। 92C में 92C2 बोलता है कि मोर देन 1 आर्म लेंथ प्राइस है, तो हम क्या करेंगे। अगर डिटरमाइन किया हो आर्म लेंथ प्राइस एओ ने, जो कि अभी आप इस क्वेश्चन में देखें, एओ ने आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन किया था, तो कब कब जो है वो एओ आर्म लेंथ प्राइस निकालता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और उसका अफेक्ट क्या होगा आर्म लेंथ प्राइस अगर एओ ने निकाला, जो कि अभी आप इस क्वेश्चन में देखें हैं, उसका अफेक्ट यही था कि 10A और 80C से 80I का डिडक्शन जो है, 80C से 80U का डिडक्शन और 10A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर आता है 92CA, जो कि हम रेफरेंस टू TPO, एक लाइन का सेक्शन है। फिर 92CB करके आता है सेफ हार्बर रूल, जो कि हमने बताया था कि किस किस केस में प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा तो आप जो है सेकेंडरी एडजस्टमेंट करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा हमने रेफरेंस लिया था सेफ हार्बर रूल का। एक होता है APA, जो कि वहाँ हमने इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, उसका इफेक्ट क्या होता है। फिर 92CE में सेकेंडरी एडजस्टमेंट, जो कि हमने कर ही रखा है, यानी ये हो गया। यानी हम टोटल देखिए तो हमें ये सेक्शंस हो गए, ये सेक्शंस हो गए, एसोसिएट इंटरप्राइजेज चल ही रहा है। 92CE हो गया, ठीक है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। 92D है डॉक्यूमेंटेशन से, डी से डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सेक्शन है। 92E जो है रिपोर्ट ऑफ CA, जिसमें 3CEB जो है वो फॉर्म जाता है, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट साइन करता है, जिसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी बोलते हैं, ट्रांसफर TP ऑडिट के केस में जो है ये जाता है। 92BA जो है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स, जो कि हमने ट्रांजेक्शन्स में देखा था कि कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स है तो वो भी जो है हमारे ट्रांजेक्शन्स का पार्ट बनता है। फिर CBC है, कंट्री बाय कंट्री, एक सेक्शन है 286, वो हम देख लेंगे। फिर लास्ट सेक्शन जो है 93, ट्रांसफर ऑफ इनकम टू नॉन रेसिडेंट। तो इतने सारी चीज़ पढ़ने हैं हमें 2 पार्ट हमने कर रखा है, थर्ड पार्ट में हम फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।